नाजरीन, अमेरिका के साथ साथ इसराइल का भी नुकसान हो रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप मजाक उड़ाते थे इंडिया का कि 8 जहाज उनके गिर गए, 9 गिर गए, 10 गिर गए। तो इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को कहते थे कि उनके 8 जहाज गिर गए, तो उधर 3 हफ्ते के बाद अमेरिका के अपने 16 जहाज मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक गिर चुके हैं। तो अब अमेरिकी मीडिया भी डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ा रहा है। उधर ईरान ने इसराइल का एक और तैयारा गिरा दिया है, F-16, और इसका दावा भी किया गया। अच्छा, एक चीज और है जो ईरानी फौज के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम ने कही है। कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी को आप देख रहे हैं, गुज़िश्ता चंद दिनों से वो बड़ी संजीदा तरीके से आकर बात करते हैं। ना वो आंखें मारते हैं, ना वो गंदे इशारे करते हैं, ना वो गाली देते हैं, ना वो बड़के मारते हैं। वो आते हैं और प्रोफेशनल तरीके से अपनी बात करते हैं और चले जाते हैं। उनके हथियार बोलते हैं, जंग में उनकी कामयाबी बोलती है। अब वो ये कहते हैं कि ईरान अब पहले से ज्यादा जारे हो चुका है। 3 हफ्ते तक दुश्मन की एक एक कमजोरी को देखा गया है। अब वो क़यामत ढाएंगे कि इसराइल सारे जराइम और मुजालिम भूल जाएगा। और कल का दिन जो है वो इस बात का सबूत भी है। कल बहुत मारा ईरान ने इसराइल को। इसराइल ने पूरी कोशिश की इंटरसेप्ट करने की उन मिसाइलों को, लेकिन वो जाकर गिरे हैं और उसकी वजह से पूरा इसराइल लड़स गया है। वो लोग जिनका जंग के लिए कोई कसूर नहीं है वो भी इसको भुगतेंगे। ईरान ने जोहरी तनसीबात के ऊपर जो है वो उनके करीब अटैक किया है, और ये जो एक शहर है ईरान का, दिमोना, यहां पे ईरान ने हमला किया। और पहले इससे ईरान के शहर नतंस पे जोहरी तनसीबात पर इसराइल और अमेरिका ने हमले किए थे। और देखिए, कुछ ममालिक ने ईरान से राब्ता किया। मुबैना तौर पे जापान भी उनमें से एक बताया जा रहा है। उन ममालिक ने ईरान को यकीन दिलाया कि आप आबनाए हुर्मत से हमारा तेल गुजरने दें, हमारे ऑयल टैंकर आप जानने दें, हम आपकी शर्त के मुताबिक चाइनीज करेंसी के अंदर पेमेंट कर देते हैं। अब ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का अमेरिका का सालाना नुकसान हो जाएगा अगर ये ट्रेंड चल पड़ा दुनिया में। तो ये है अमेरिका की परेशानी। एक कहावत है ना उर्दू में, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। तो अमेरिका को लेने के देने पड़ जाएंगे, ये भी कहावत है। वो कैसे? देखें, ये तो जंग लड़ने गए थे मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए कि अरबों डॉलर कमा लेंगे दोबारा से, और इसराइल हमेशा के लिए महफूज भी हो जाएगा। गाजा के अंदर भी अपना प्लान जो है उसको अमल दरामद कर लेंगे, और अरबों के ऊपर भी एक धाक बैठ जाएगी, पूरा निजाम एक बन जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर उठने वाले पॉलिटिकल मामलात या एप्स्टीन फाइल या ऐसी चीजों से भी मुबैना तौर पे बच जाएंगे। दिमाग में तो ये था, गेम पड़ गई उल्टी। हुआ ये कि ईरान ने आगे से मारना शुरू कर दिया, और अब जो ईरान ने शर्त रखी है, अगर इस शर्त के ऊपर बाकी ममालिक आ जाते हैं और आपने हुर्मस नहीं खुलती, यानी वो नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है जी, आप चीनी करेंसी के अंदर पैसा दें, हमें उसकी आप इनवाइस दिखाएं कि आपने चाइनीज करेंसी के अंदर पेमेंट कर दी है, ले जाएं, आप ले जाएं अपने टैंकर, आपको नहीं रोका जाएगा। अगर ईरान ये करने में कामयाब हो गया तो ये ट्रेंड चल पड़ेगा। फिर रशिया जो है वो अपनी करेंसी के अंदर पेमेंट करवाएगा, चाइना अपनी करेंसी के अंदर पेमेंट करवाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता यूरो के अंदर पेमेंट होगी, बाकी तो डॉलर नीचे जाए। डॉलर अगर नीचे चला गया आलमी सतह के ऊपर, या डॉलर के अंदर, या पेट्रो डॉलर की जो टर्मिनोलॉजी है ये अगर इफेक्ट हो गई, तो फिर अमेरिका का जो सुपर पावर का स्टेटस है वो खतरे में पड़ जाएगा। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ जाएगा। अकेला पहलवान बना हुआ ना, तो डॉलर चला रहा है पूरी दुनिया को। तो यहाँ पे ये खतरा है जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। वो कह रहे हैं जी 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूँ, खोलो, नहीं तो तबाही फेर देंगे। ईरान ने कहा तबाही फेरो, हम भी तबाही फेर देंगे। ये है जनाब अब तक की सूरत हाल, और ये तबाही ऐसा लगता है कि फिर जाएगी। अब ये मामला हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वजह यह है कि सऊदी अरब ने 24 घंटों के अंदर अंदर अल्टीमेटम दिया है ईरानी सफारतकारों को कि हमारा मुल्क छोड़कर चले जाओ। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल कितनी कशीदा है। सऊदी अरब ने ईरानी सफीरों को कहा कि नापसंदीदा शख्सियात निकले हमारे मुल्क में से बाहर, और साथ ही साथ एक इत्तेहाद हुआ है इसराइली मीडिया में, बहरीन के मीडिया में और यूएई के मीडिया में। उनका चैनल 12 है और यहाँ पे भी चैनल हैं। इन्होंने मिलकर एक आपस में इत्तेहाद भी किया है, यानी मीडिया का भी एक नॉर्मलाइजेशन हुई है, एक दूसरे को तस्लीम करके इकट्ठे काम करना शुरू किया। ये भी हो गया। दूसरी तरफ अरब अमारात जो है वो भी ये इंडिया दे रहा है, और सऊदी अरब से भी ये खबरें आ रही हैं कि अब बाकायदा एलानिया तौर पे यहाँ पे अमेरिकन को ऑपरेशन की इजाजत दी जाएगी कि यहाँ से ऑपरेट कर सके, क्योंकि ईरान हमारे ऊपर अटैक करता है, उनका ये कहना है। तुर्की जो है उसके भी स्टेटमेंट्स थोड़े थोड़े से अब बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अरब ममालिक से अब ईरान के ऊपर अटैक होगा, और पाकिस्तान को इस लड़ाई में उतरना पड़ जाएगा। पड़ क्या जाएगा पाकिस्तान की, तो ऐसा लगता है ख्वाहिश है कि वो इस लड़ाई में उतर जाए, क्योंकि जहां डॉलर वहां पे हमारी लड़ाई होती है। अमेरिका डॉलर देता है तो हम मुजाहिदीन बना देते हैं कि जनाब ये तो मुजाहिदीन है, ये तो कमाल लोग हैं।
امریکہ دوبارہ ڈالر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو دہشت گرد تھے، اور پھر ڈالروں کی لالچ آتی ہے تو ہم ان کو لا کے پاکستان میں بسا دیتے ہیں، پھر ڈالر کی لالچ آتی ہے ہم ان کے اوپر بمباری شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا تو جناب ڈالروں کے ساتھ ہے معاملہ، ڈالروں کے بغیر نہیں ہے۔ ایران ہمیں ڈالر دیتا تو ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن ابھی ایک عجیب ٹرینڈ پاکستان میں نے دیکھا کہ کل کیونکہ عید کا دن تھا تو عید کے دن عید کی نماز پڑھائی علماء اکرام نے، تو پاکستان بھر کی مساجد سے یہ بات رپورٹ ہوئی اور ہر جگہ سے دوستوں نے بتایا کہ پورے پاکستان میں مساجد میں علماء اکرام نے ایران کی فتح کے لیے دعائیں مانگی، ایرانی قوم کے لیے دعائیں مانگی ہیں اور ایران کے حق میں دعائیں مانگی ہے پورے پاکستان کی مساجد میں علماء اکرام نے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کو ایک ایسی لڑائی میں لے جانا چاہتی ہے یا ایک ایسے ملک کے ساتھ لڑائی میں لے جانے کی بات کر رہی ہے جس کے لیے پاکستان کی قوم دعائیں مانگ رہی ہے۔ یعنی اگر پاکستان ایران کے ساتھ لڑا یا ایران کے خلاف لڑا تو یعنی پاکستان نیوٹرل بھی رہ سکتا ہے نا اس لڑائی میں، دونوں برادر اسلامی ملک ہیں، ٹھیک ہے آپ دونوں آپس میں نہ لڑیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ تو سب سے اچھا ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں لڑیں تو اگر اب ایک طرف سے کھڑے ہو گئے تو مصیبت بن جائے گی، کیونکہ جو دوسری طرف ہے اس کو تو اسرائیل اور امریکہ بھی مار رہے ہیں، اس لیے قوم کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ ایران کے ساتھ قوم کی ہمدردی اس لیے نہیں ہے کہ کوئی شیعہ سنی کا معاملہ ہے، نہیں، ایران کے ساتھ قوم کی ہمدردی اس لیے ہے کہ ایران کو مارنے والے امریکن اور اسرائیلی ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ساری زندگی قوم کو یہ بتایا کہ اسرائیلی بھی بہت برے ہیں اور امریکی بھی بہت برے ہیں۔ اب قوم کے دماغ میں وہ بات بیٹھ گئی ہے تو قوم کہہ رہی ہے جی اگر وہ اتنے ہی برے ہیں تو آج ایران ان سے لڑ رہا ہے تو آپ ایران سے کیوں لڑنے جا رہے ہیں؟ تو یہ قوم جس کے لیے دعا کر رہی ہے یہ اس کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں، یہ بڑا مہنگا کام پڑ جائے گا اور بہت عجیب کام ہو جائے گا۔ ناظرین، ایران نے ایک چیز پہ اور خبردار کیا ہے اور اس کے اوپر بی بی سی کی رپورٹ بھی ہے۔ ایران نے کہا کہ اگر امریکہ نے خارج جزیرے کے اوپر حملہ کیا تو ایران بحیرہ احمر اور آبنائے باب المندب ان دونوں کو بھی غیر مستحکم کر سکتا ہے۔ اب یہ بحیرہ احمر کون سا ہے؟ یہ ریڈ سی ہے، یہ باب مندب سے آگے اوپر جہاں پہ نہر سویز ہے یہ وہاں تک کا علاقہ ہے سمندر کا، اور اس کو ایران کیسے غیر مستحکم کر سکتا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں سیکیورٹی کے کچھ ایریاز بنے ہوئے ہیں، ان کو ایران میزائلوں سے نشانہ بنا سکتا ہے، اور جو حوثی ہیں وہ کیونکہ یمن کے حوثی ایران کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ ایک بدامنی پیدا کر سکتے ہیں، تو تیل کی تجارت مزید متاثر ہو جائے گی کہ جو آلٹرنیٹو تھوڑا بہت تیل نکلتا ہے یا کوئی ان کا ہے بندوبست وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ایران نے یہ کہا کہ اگر اب یہ کیا گیا تو پھر اس کے نتیجے میں ہمارا رد عمل یہ ہوگا۔ ایک اور چیز جو ایران کے سپیکر نے کی، کالیباف، انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا جی اسرائیل کی فضا اب دفاع کے بغیر ہے، یعنی یہ دفاعی نظام تھا ان کا، فضائی دفاعی نظام، وہ اب بہت کمزور ہے، ختم ہو گیا۔ تو جو پہلے سے طے شدہ اہداف ہیں ان کو نشانہ بنانے کا وقت اب آ چکا ہے، یہ جناب انہوں نے کہا کالیباف نے۔ تو ایران کے لیے اب وہ ٹارگٹ ایزی ہیں جو کل تک بہت مشکل تھے۔ ایک اور خبر ہے ناظرین، اور یہ بڑی اہم خبر ہے، یہ دعویٰ کیا گیا کہ 4000 میل دور ایرانی میزائلوں نے جا کر ایک اٹیک کیا ہے، اور یہ جو اٹیک کیا ہے یہ اٹیک ڈیگو گارشیا کے علاقے میں کیا ہے، وہاں پہ ایک جزیرہ ہے جو برطانیہ کا ہے۔ اچھا، اس کے بعد نا فوری طور پہ یہ خبر اسرائیلی میڈیا نے اٹھائی اور کچھ امریکی میڈیا نے خبر اٹھائی اور عرب میڈیا نے بھی یہ خبر اٹھائی کہ جناب ایران کی بہت زیادہ حد بڑھ گئی ہے اور ان کی رینج بہت زیادہ ان کے میزائلوں کی، یہ پورے یورپ کو بھی تباہ کر سکتے ہیں۔ عمران خان کا جو رد عمل ہے نا، وہ فرد واحد کے خلاف عمران خان صاحب غصے میں بولتے ہیں اس لیے کہ وہ ظلم کا شکار ہے۔ عمران خان کا یہ ماننا ہے کہ ان کے اوپر اور ان کی فیملی کے اوپر جتنے بھی مظالم ہو رہے ہیں ان کے لیے ذمہ دار عاصم منیر صاحب ہیں۔ عمران خان نواز شریف کو تو کچھ نہیں کہتا نا، شہباز شریف کو، زرداری کو کچھ نہیں کہتا، ان کے خلاف جو ایک پولیٹیکل ایک مقابلہ ہے وہ تو چلتا رہتا ہے، وہ ان کو کہتے رہتے ہیں، ان کو کہتے رہتے ہیں، لیکن ایک لمٹ میں رہتے ہیں نا دونوں طرف کے لوگ۔ لیکن عاصم منیر صاحب کے معاملے میں عمران خان صاحب بہت فرنٹ فٹ پہ چلے جاتے ہیں آج کل۔ وجہ کیا ہے؟ انہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، بلکہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں، وہ اس کے پیچھے ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کے موقف کے اوپر آ کے مور لگا دی کہ جناب عمران خان صاحب جو کہہ رہے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ ایک چیز جو ہے نا، ذہنی مریض کا جملہ، یہ انتہائی ناگوار جملہ، یہ دونوں طرف سے جو بھی استعمال کرے ہے تو ناگوار، لیکن عاصم منیر صاحب کے لیے ایک بہت بڑا پنگا ہے اس میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ دیکھیں، شہباز شریف صاحب کو جب سے عمران خان صاحب نے اردلی کا لقب دیا
लोग उन्हें उसी तरह सोचना शुरू हो गए, उसी तरह देखना शुरू हो गए। और शहबाज शरीफ साहब को आलमी सतह पे भी बाज लोगों ने शू शाइन बॉय का नाम दे दिया, और शहबाज शरीफ साहब ने हरकतें भी ऐसी की। अब आसिम मुनीर साहब के बारे में इमरान खान साहब कहते हैं ये ज़हनी मरीज है। अब ये ज़हनी मरीज अगर किसी मुल्क का आर्मी चीफ है और वो मुल्क एटमी कुव्वत है, तो ये फिर एक नया पंगा है। अब इमरान खान साहब ने तो कह दिया, उन्होंने कहा जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी पार्टी के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जिस किस्म का वो तशद्दुद का सामना कर रहे हैं, जिस किस्म के हालात में उनको डाल दिया गया है और पाकिस्तान नीचे से नीचे जा रहा है, वो उस तनाजुर में ज़हनी मरीज कह रहे हैं। लेकिन यहां पे एटम बम का कंट्रोल भी उन्हीं के पास है, आसिम मुनीर साहब के पास। तो ये काबिल कबूल नहीं हो सकता ना, ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ये बड़ा नागवार गुजरता है जुमला। और फिर इमरान खान साहब को वापस जब ये कहा गया DGISPR की जानिब से साइकोपैथ या ज़हनी मरीज, और DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंख मारते हुए ये कहा, वैसे ये जेब तो नहीं देता, यूनिफॉर्म पहन के आप आंख मारें, एक खातून सहाफी आपको सवाल करें और आप आंख मार के उसका जवाब दें, बड़ा नामुनासिब है। मैं कोई ऐसी मायूब बात नहीं कर रहा, लेकिन ये तर्ज अमल नामुनासिब, बॉडी लैंग्वेज होनी नहीं चाहिए एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर की। शहबाज शरीफ ने जब आंख मारी थी, अजीब सा मुंह बनाया था। जब ट्रंप ने कहा था आओ ना, वो जो अंदर तारीफें कर रहे थे, अंदर बंद कमरे में जो तारीफें कर रहे थे, जो अंदर मेरी गेम उठा रहे थे, वो इधर उठाओ सबके सामने। तो शहबाज शरीफ साहब आंख मारते हुए फटाफट आए और शू शाइन बॉय बन गए। फटाफट शहबाज शरीफ साहब ने तारीफों के पुल बांधे, फिर वापस निकल गए। बहरहाल अब ये जो ज़हनी मरीज वाला मामला, इमरान खान साहब को भी ज़हनी मरीज वापस कह दिया गया, उसकी वजह से ये इशू बहुत उठ गया पूरी दुनिया में। अच्छा, इमरान खान को तो ज़हनी मरीज आप साबित कर ही नहीं सकते, वो तो जेल के अंदर बैठा हुआ 2.5 साल से पूरे पाकिस्तान को घुमा रहा है और आपकी सारी सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही है। वो आदमी ज़हनी मरीज कैसे हो सकता है? वो तो बलागतहीन आदमी होगा जिसने सबको चक्कर दिया हुआ जेल के अंदर बैठ के, जो जेल के अंदर बैठ के अपनी पार्टी नहीं पूरे मुल्क के निजाम के फैसले कर रहा है और आप उसके सामने मजबूर है। ये वो आदमी है जब पूरी दुनिया कोविड के अंदर, जब कोरोना वायरस आ गया था, पूरी दुनिया कोरोना के अंदर मार खा रही थी, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सहाफियों को बुला बुला कर कह रही थी कि इमरान खान पे दबाव डालो, लॉकडाउन लगाए। अपोजिशन जमातों को एस्टेब्लिशमेंट कह रही थी कि इमरान खान पे तुम दबाव डालो, ये लॉकडाउन लगवाए, ये पाकिस्तान को मरवा देगा। लेकिन वो अकेला आदमी डट गया था। उसकी जहानत का आप यहां से अंदाजा करें कि पूरी दुनिया ने तारीफ की कि दुनिया में अगर कोई मुमालिक टॉप के ऊपर निमट सके कोरोना वायरस से, जिनकी हिकमत अमली सबसे बेहतर थी, तो उनमें एक इमरान खान था। ज़हीन तो वो उतना है, और इसकी जहानत के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बाजी में कर चुके हैं। नाजरीन, DGISPR ने शेख मुजीब को गद्दार कहा था, हालांकि गद्दार तो याया खान था। ये मैं तो बिल्कुल खुलकर कहूंगा। उसकी एक वजह है ना कि याया खान ने जो तबाही फेरी, उसकी वजह से पाकिस्तान 2 टुकड़े हुए। तो गद्दारी तो याया खान ने की ना, आइन से भी गद्दारी की, हलफ से भी गद्दारी की, अपने मुल्क से भी गद्दारी की। मगर नवाज शरीफ का अभी एक क्लिप वायरल हो गया दोबारा, उसमें तो वो कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा आदमी था। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि वो तो फातिमा जना का पोलिंग एजेंट था या उनका कैंपेन एजेंट था, उनके साथ था। जब उसने देखा कि इन्हें यहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा कायद आज़म की बहन को, तो मेरे लोगों को क्या मिलेगा? तो एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद नवाज शरीफ ये बार बार गवाहियां दे चुके हैं शेख मुजीब के हक में, और ये सारे आज इक्तदार में। अब फैसल वापडा जैसे लोग ये कहते हैं, या सुहेल वड़ाई साहब ने भी लिखा है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास सबूत आ गए हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के या फौज के या मुल्क के खिलाफ है, लिहाजा अब उनको केस नहीं दिया जाएगा। तो यार ये सबूत जो है ये नवाज शरीफ के खिलाफ भी थे, यही सबूत जरदारी के खिलाफ भी थे, यही सबूत बेनजीर के खिलाफ भी थे, यही सबूत बुगटी के खिलाफ भी थे, यही सबूत बाजा खान के खिलाफ भी थे, यही सबूत फातिमा जना के खिलाफ भी थे, यही सबूत जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ भी थे। ये सबूत बड़े अरसे से हमने बहुत देखे हैं। ये सबूत दिखा दिखा के खबरें चलवा देते हैं और टाउट्स उठ के चला भी देते हैं, और बाद में पता चलता है जनाब गेम कोई और है, खेल ही कोई और है। फिर उन्हीं के साथ जाकर बैठ जाते हैं। जब अवाम का डंडा आएगा ना, प्रेशर आएगा, तो इन्हें अपने घुटनों पे बैठ के इमरान खान को सलाम करना पड़ेगा। ये मैं जानता हूं, और ये होगा इस मुल्क में इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत ताकतवर है, उसके सामने किसी की ताकत नहीं चलती। अगर अल्लाह ने इमरान खान को इज्जत दी है तो किसी वजह से दी है, ये बिला वजह नहीं है। फवाद चौधरी ने एक बड़ी अहम बात की। फवाद चौधरी साहब तनकीद का निशाना भी बनते रहते हैं लोगों की। वो फवाद चौधरी साहब का और लोगों का मामला, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी जबरदस्त की। उन्होंने कहा जब
ये हुकूमत के वज़रा कहते रहे इमरान खान को माइनस कर दो, असल में माइनस इमरान खान का इस वक्त फार्मूला चलाया जा रहा है, किसी तरह इमरान खान को बाहर निकालो। यही काम 4 साल से कर रहे हैं, जो हो नहीं रहा। पूरा पाकिस्तान ही माइनस कर दिया पकड़ के, हर इदारा माइनस हो गया, हर एक की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। नवाज शरीफ माइनस हो गया, जरदारी माइनस हो गया, पीपल्स पार्टी, PMLN, ANP, सारी जमातें, फजलुर रहमान, सारे माइनस हो गए। इमरान खान को माइनस करने के चक्कर में वो माइनस नहीं हो रहा। अब जनाब फवाद हुसैन साहब कहते हैं, चौधरी साहब, कि जब हुकूमत के वज़रा कहते हैं कि तहरीक इंसाफ माइनस इमरान खान होगी, तो इसका मतलब ही क्या है? भाई तहरीक इंसाफ तो आपने 9 मई और 20 जून के दौरान ठुड्डे और मुक्के मार मार कर खत्म कर दी थी। अब तो इमरान खान है और अवाम है। तहरीक इंसाफ ना रजिस्टर्ड पार्टी है, ना इलेक्शन सिंबल है उनके पास, ना इनका कोई स्ट्रक्चर है, तो माइनस क्या करना है? वो तो है ही नहीं। ये जो ओहदेदार है इनको आज फारिग कर दे, इनकी जगह इमरान खान कॉलेज के लड़के लड़कियों को ले आएगा, वो तहरीक इंसाफ बन जाएंगे। वो कहेगा तो वो आगे आ जाएंगे। मेंबरान असेंबली का इस्तीफा कल इमरान खान ने दिलवाना है, आज आप दिलवा दें, इससे क्या फर्क पड़ता है? माइनस इमरान खान के वफाक पर असरात का भी तजजिया कर ले, हर काम गुस्से से नहीं होता। फवाद चौधरी समझा रहे हैं कि अब भी समझ जाओ, सियासतदानों को, PTI को, इमरान खान को उनकी स्पेस वापस लौटा दो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतनी एस्टेब्लिशमेंट को अकल है। वो अब क्योंकि नया नया ओहदा भी आसिम मुनीर साहब को मिला है, तो वो अपने तरीके से सोचेंगे। बैनुल अक़वामी सतह पे जब दबाव आना शुरू होगा तब चीजें बदलेंगी। शेर अफजल मरवत ने कहा जी कि गवर्नर राज लग सकता है, और उसके लिए उन्होंने एक वजह बताई।